नमस्कार दोस्तों, आप सभी साथियों का इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सबका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम उसे राजस्थान की जो क्वेश्चन वाली सीरीज है उसको आगे बढ़ाते हैं। ये हमारी सेकंड क्लास है। इससे पहले एक क्लास हम अपलोड कर चुके हैं। आपने अगर नहीं देखी तो वहां पर जाके देख लीजिएगा। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, ये राजस्थान की कोई भी एग्जाम हो, चाहे आप पटवारी दीजिएगा, वीडियो या फिर आरएस या एसआई, राजस्थान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें वो बार बार वो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो कि विगत परीक्षाओं के अंदर जो प्रश्न पूछे गए, क्योंकि वो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। उन्हीं क्वेश्चनों को तोड़ मरोड़ कर कुछ नए प्रश्न बनाए जा रहे हैं, इसलिए बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। इसलिए आप इस क्लास को पूरा जरूर देखिए और आप अपना लेवल भी चेक कर सकते हैं कि आपको ये प्रश्न आते हैं या ना आते हैं। आपको भी पता चल जाएगा कि हकीकत में प्रश्न कैसे आते हैं। ठीक है ना, प्रश्न का लेवल काफी अच्छा रखा गया है और मैंने कोई खुद ने पेपर से प्रश्न सीधे डायरेक्ट उठाए हैं, मैंने खुद ने नहीं बनाए हैं। मैं पहले बोल देता हूं, ये प्रश्न राजस्थान की भर्तियों में आगामी आने वाली परीक्षा में तो आने वाले ही हैं, लेकिन कुछ दिन पहले ही पेपर हुआ 2025 का अंदर, उन्हीं में से सीधे डायरेक्ट उठाए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूं सब आप बढ़िया होंगे और इसी के साथ इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। क्लास को ज्यादा फिर तो लंबी हो जाएगी और आपका भी टाइम खराब ना हो। इसी को देखते हुए आज का पहला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न काफी अच्छे हैं, इसलिए आप सोच समझकर आंसर देने की भी कोशिश साथ साथ में करें। देखिए, पहला क्वेश्चन आ गया है और पहला ही क्वेश्चन बहुत जबरदस्त होने वाला है। देखिए, निम्नलिखित में से किस पुरास्थल की पहचान पुरातत्वविद टी.एच. हैंडले, नाम इंपोर्टेंट है, ये प्रश्न कई बार आ चुका है और ऐसे प्रश्न अक्सर आ ही जाते हैं। टी.एच. हैंडले ने एक बौद्ध कस्बे के रूप में की थी। राजस्थान की जितनी भी सभ्यताएं हैं, बड़ी बड़ी सभ्यताएं हैं, उनसे तो क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, लेकिन आजकल नया ट्रेंड चल रहा है, जो बहुत छोटी सभ्यताएं हैं उनसे प्रश्न बन रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े तो सब पढ़ के जा रहे हैं। अब छोटे जो सभ्यता के स्थल है उनसे भी प्रश्न बनाने लगे। तो देखिए उत्तर में, देखिए पहला ऑप्शन भांडारेज है और दूसरे में बूढ़ा पुष्कर है, तीसरा बैराट है और चौथा नलियासर है। ये नलियासर है भाई पूरा, ठीक है ना। अब आपको इसमें से उत्तर बताना है कि कौन सा होगा, तो मैं आपको बात बता दे रहा हूं। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं, जो ये बैराट है, बैराट के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। बैराट राजस्थान के जयपुर जिले के अंदर पड़ता है। एक तो ये ध्यान रखना आपको, बैराट सभ्यता है ना। और उसके अलावा इस सभ्यता के बारे में क्या जानते हैं आप, यह मौर्यकालीन सभ्यता भाई, मौर्यकालीन सभ्यता है बैराट, ठीक है। उसके अलावा यहां पर वैदिक सभ्यता और इसके अंदर और क्या मिल रहा है, यहां पर महाभारत काल के अवशेष भी मिले हैं, महाभारत काल के अवशेष, ठीक है। उसके अलावा बैराट से क्या मिला है, यहां की लिपि थी वो शंख लिपि थी, ये भी ध्यान रख लेना। यहां पर शैल चित्र के अवशेष भी मिले हैं, कहां से, बैराट से, मैं बार बार बोल रहा हूं भाई, ठीक है, शैल चित्र से। और सबसे इंपॉर्टेंट बैराट सभ्यता जिसकी खोज किसने की थी, तो आपको बता दें 1936 के अंदर तो दयाराम साहनी ने ना, लेकिन दो व्यक्ति और भी थे जो 1961-62 में, नील रतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित, है ना, कैलाशनाथ दीक्षित। तो इनका भी याद रखना आप। ये 1961 से 62 के मध्य इन्होंने यहां पर उत्खनन का कार्य किया था। पहले इन्होंने किया था, फिर बाद में उन्होंने किया था। उसके अलावा भी यहां पर कुछ क्या मिले हैं, तो शंखलिपि, शैल चित्र, दो व्यक्ति यहां पर और थे जिनके बारे में मैं आपको और बता देता हूं। 1800, एक तो 37 है और एक 1871 है, ठीक है। यहां पर तो कैप्टन बर्ट है, कैप्टन बर्ट, और यहां पर है कालायन, इन्होंने भी खोज की थी। यहां पर बीजक डुंगरी यहां पर है,
भीम डोंगरी और यहां पर है बीजक डोंगरी। तो यहां पर भी इन्होंने अवशेष प्राप्त हुए। ठीक है, नलियासर, ये नलियासर भी जयपुर के अंदर ही पड़ता भाई। ठीक है, यहां पर भी 1953-54 के अंदर का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा यहां पर खोज की गई और यहां से आहत और पंचमार्क सिक्के मिले हैं। ठीक है ना, और बैल की मरण मूर्ति भी प्राप्त हुई है। ठीक है ना, ये भी ध्यान रख लेना। अब देखिए इस प्रश्न का तो आंसर ए 4 नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है ना, जो कि नलियासर है। नलियासर ही है कि जिसने टीएच हैंडलर ने सबसे पहले एक बौद्ध कस्बे के रूप में की थी, वो नलियासर है। नलियासर जयपुर के अंदर पड़ता है, ये भी ध्यान रखना। यहां से आहत और पंचमार्क सिक्के मिले। ये बूढ़ा पुष्कर, जो कि पुष्कर अजमेर के अंदर है भाई, अजमेर के अंदर पड़ता है ये। ठीक है, उसके अलावा भांडारेज जो कि दौसा के अंदर है। और भांडारेज की आपने कई बार सुना होगा, भांडारेज की जो बावड़ी है वो वह बहुत प्रसिद्ध है, तो आपने ये पढ़ा है। उसके अलावा बेराट के बारे में बहुत कुछ जानकारी है। अब महत्वपूर्ण जानकारी, ये तो आपको सबको पता ही होना चाहिए। उसके अलावा बेराट में ही हवेनसांग चीनी यात्री हवेनसांग ने यहां यात्रा की थी, यह भी आपको ध्यान रखना होगा। हवेनसांग ने यहां पर चीनी यात्रा की थी। यहां पर अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए थे। अशोक के शिलालेख को भामरू शिलालेख भी कहा जाता है ना। यहां पर बौद्ध धर्म के अवशेष भी प्राप्त हुए थे। कहां से? बेराट से। यह पूरा प्रश्न आपको याद होना चाहिए, क्योंकि बेराट से, नलियासर से अक्सर क्वेश्चन आता है। भांडारेज की बावड़ी आपको याद रखना है, दौसा के अंदर है। बूढ़ा पुष्कर कहां पर है? तो अजमेर के अंदर है। ये हो गया और फर्स्ट क्वेश्चन। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न मारवाड़ से है। देखिए, मारवाड़ के राव चूड़ा, क्या नाम बोल रहा है? राव चूड़ा के बारे में पूछ रहा है कि संबंध में, राव चूड़ा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिएगा। आपको सही विकल्प बताना है। अब देखिए, पहला ऑप्शन बता रहे हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि राव चूड़ा को मंडोर दहेज में प्राप्त हुआ था। राव चूड़ा, सेकंड ऑप्शन, कि मृत्यु के तुरंत पश्चात राव, यहां रणमल है भाई, ठीक है ना, राव रणमल राजगद्दी पर आसीन हुआ। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। ऑप्शन आपके सामने है, क्या ए सही है, क्या फिर बी सही है, या फिर दोनों सही है, या फिर दोनों सही नहीं है। अक्सर प्रश्न ऐसे ही आते हैं, ठीक है ना। अब वो 4 ऑप्शन वाले प्रश्न अब बहुत कम देखने को मिलते हैं। लगभग परीक्षाओं के अंदर ऐसे ही ऑप्शन देखने को मिलते हैं, तो आपको ऐसे प्रश्न का प्रैक्टिस भी करनी होगी भी, ठीक है ना। अब देखिए, जो मारवाड़ या फिर ये जो मारवाड़ के राव चूड़ा है, उससे पहले थोड़ा कुछ और जान लेते हैं राठौड़ वंश के बारे में। राठौड़ वंश की वैसे तो 2 शाखा मानी जाती है। एक तो कनौज के गढ़वाल वंश, ठीक है, गढ़वाल वंश। और एक दक्षिण भारत के अंदर जो है वो राष्ट्रकूट। ये 2 शाखाएं मानी जाती हैं। और राजस्थान के अंदर जो आए हैं, कौन सा शाखा है जो मारवाड़ के अंदर है, वो ये वाली है, कनौज वाली, ठीक है ना। और जयचंद, आपने नाम सुना होगा, जयचंद गढ़वाल के ही पुत्र या फिर वंशज मान सकते हो आप, राव सिया। और यही सबसे पहले पालीवाल ब्राह्मणों की सहायता करने के लिए मारवाड़ आते हैं। और आपने ये भी पढ़ा होगा, राव सिंह की जो छतरी है वो बिट्ठू गांव पाली के अंदर बन रखी है। तो ये पालीवाल ब्राह्मणों के लिए सहायता के लिए आए थे, और इन्होंने ही सबसे पहले मारवाड़ के अंदर कदम रखा। और आपको बता दें, राजस्थान के अंदर जो राठौड़ों की 3 रियासतें थी, एक तो जोधपुर और एक बीकानेर और एक आपके किशनगढ़, जो अजमेर वाला ना, किशनगढ़, ठीक है। तो ये तीनों रियासतों के बारे में पता होना चाहिए। राठौड़, जिनकी 2 शाखाएं, कनौज और एक था आपके दक्षिण भारत के अंदर राष्ट्रकूट, ठीक है। कनौज शाखा
के ही गढ़वाल वंश थे और गढ़वाल वंश के ही जयचंद गढ़वाल का पौत्र मान सकते हो या उन्हीं का वंशज है राव सिंह, जो कि जोधपुर में आता है सबसे पहले मारवाड़ में, जिनको तालीवाल ब्राह्मणों की सहायता करने के लिए, और बिट्ठू गांव के अंदर उनकी छतरी भी बन रखी है। तो ये आपको सबको पता होना चाहिए। 3 इनके रियासतें थी। अब देखिए हमें इस प्रश्न में ये तो नॉलेज हो गया, लेकिन अब कुछ राव चूड़ा के बारे में पढ़ना है। तो राव चूड़ा है, आपको पता होगा राव चूड़ा जो इंदा प्रतिहार शासकों ने अपनी राजकुमारी की शादी राव चूड़ा के साथ में कर दी थी। इंदा प्रतिहार शासकों ने ना, इंदा प्रतिहार शासकों द्वारा अपनी राजकुमारी की शादी, इनकी राजकुमारी की शादी राव चूड़ा के साथ में हो जाती है और इसी कारण इनको मंडोर है वो दहेज के रूप में दिया जाता है। इसका मतलब पहला ऑप्शन तो एकदम सही है। लेकिन दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, राव चूड़ा की जैसे ही मृत्यु हुई तुरंत पश्चात राव रणमल राजगद्दी पर बैठे थे। ये बात गलत है, क्योंकि ये बात गलत है भैया, ये बात गलत है, क्योंकि राव रणमल नहीं बैठे थे। किशोरी देवी, एक उनके राव चूड़ा की एक और रानी थी जिनका नाम था किशोरी देवी। किशोरी देवी के प्रभाव में आकर उन्होंने अपना उत्तराधिकारी या फिर अपने छोटे बेटे यानी कि कान्हा को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। हालांकि रणमल फिर बाद में मेवाड़ में चला जाता है और मेवाड़ के राजवंशों की सहायता से फिर जोधपुर की गद्दी पर बैठता है। यह था, तो इस प्रश्न का सही आंसर सिर्फ ए ऑप्शन होगा। ए ही ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर है। बी ऑप्शन गलत है, क्योंकि कान्हा बैठा था इसके पश्चात, और कान्हा बैठा था लेकिन फिर बाद में मेवाड़ के राजवंशों की सहायता से रणमल वापस जोधपुर की गद्दी पर बैठा था। तो आपको ये प्रश्न व्याख्या ध्यान रखना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, राव जयसिंह चंद के अनुसार बीकानेर के शासक राव जयसिंह निम्न में से किसको परास्त किया? निम्न में से किसको परास्त किया? तो इस ऑप्शन का तो सही आंसर देखिए, ए ऑप्शन हुमायूं है, बी कामरान है, सी शेरशाह है और 4 अकबर है। इस प्रश्न का सही आंसर कामरान हो गया। ध्यान रखना, कामरान आया था, हालांकि ये हुमायूं का भाई था कामरान और राज जयसिंह के मध्य युद्ध हुआ था और इन दोनों के जो युद्ध हुआ था उस युद्ध के अंदर आपके राव जयसिंह की क्या होती है? जीत होती है। यह भी ध्यान रख लेना, ठीक है। इन दोनों के मध्य जो युद्ध लड़ा गया, जैसे कामरान और जयसिंह, ठीक है, तो इनकी विजय होती है, ठीक है। ये कामरान हुमायूं का भाई है, ठीक है ना, ठीक है, ये ध्यान रखना। और उसके बाद में आपने एक युद्ध और सुना होगा 1541 के अंदर, जो कि पाहेबा का युद्ध है ना, पाहेबा या साहेबा का युद्ध है ना, पाहेबा या साहेबा का युद्ध, जो कि जोधपुर के मालदेव और एक लड़ा गया था आपके जयसिंह सामने थे, ठीक है ना। और इस युद्ध में भाई साहब ये आप शहीद हो गए थे और इसमें इनकी विजय होती और इसमें ये उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना। तो पाहेबा साहेबा का युद्ध भी आप ध्यान रख सकते हैं। ये था आपके, ये 1541 के अंदर हुआ था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाँ, ये प्रश्न सभ्यताओं से अक्सर प्रश्न आते हैं और काफी अच्छे प्रश्न आते हैं, ये भी आप ध्यान रखना। सभ्यता वाला टॉपिक तो सबको याद होना ही चाहिए। अब देखिए, निम्नलिखित में से ओजियाना के उत्खनन में कौन शामिल था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, ओजियाना, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि ओजियाना ये पड़ता कहां पर है, तो ये भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है। ओजियाना क्षेत्र है वो, ओजियाना की सभ्यता वाला स्थल है वो भीलवाड़ा जिले के अंदर पड़ता है। और कौन सी नदी? कोठारी नदी। कौन सी नदी? कोठारी नदी के किनारे, ठीक है, कोठारी नदी के किनारे भीलवाड़ा के अंदर यह स्थित है ओजियाना सभ्यता। यहां से क्या क्या प्राप्त हुए थे? बैल की मरण मूर्ति भी प्राप्त हुई है भाई, ठीक है ना, मरण मूर्ति, ठीक है, बैल की मरण मूर्ति यहां से प्राप्त हुई है। आप देखिए, इसके दो जो उत्खनन करता थे वो 2 व्यक्ति थे, एक तो बी थे BR मीणा और एक थे आलोक त्रिपाठी। ये दोनों ही सही थे, तो इनका मतलब बी और सी ऑप्शन फोर्थ होगा भाई, बी और सी ऑप्शन सही है।
मतलब बी आर मीणा, आलोक त्रिपाठी दोनों ने उत्खनन का कार्य किया था ओजियाना के अंदर, ठीक है। ये सभ्यता कहां पर है? भीलवाड़ा के अंदर है। कौन सी नदी? कोठारी नदी। और यहां पर कौन सी मिली? बैल की मरण मूर्ति भी यहां से प्राप्त हुई है। यह प्रश्न सबको पता होना चाहिए भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैंने कल ही इसका टॉपिक से एक वीडियो बना के अपलोड किया है, आप चाहें तो उसको देख भी सकते हैं। देखिए, बिजौलिया किसान आंदोलन, ये इंपॉर्टेंट है। हर बार हर परीक्षा के अंदर इस आंदोलन से प्रश्न आता है। के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। अब विचार करना है तो देखिए, पहला ऑप्शन कह रहा है बिजौलिया किसान आंदोलन संबंधी जानकारी देने हेतु विजय सिंह पथिक गांधी जी से मिलने वर्धा गए थे। और दूसरा ऑप्शन है प्रयाग के अबुदे एवं कलकत्ता के भारत मित्र समाचार पत्रों ने बिजौलिया किसान आंदोलन संबंधी समाचारों का नियमित रूप से प्रकाशन किया था। यह बात, पहली बात तो गलत है, लेकिन सेकंड बात एकदम सही है। विजय सिंह पथिक वर्धा नहीं गए थे, यह बात आपको ध्यान रखनी है। तो इस हिसाब से ऑप्शन देखा जाए तो इस प्रश्न का आंसर तो केवल 20 सही है, ठीक है। उसके अलावा दो पत्र और थे भाई, उसके अलावा दो पत्र और थे। एक तो मराठा और एक आपने नाम सुना होगा प्रताप। मराठा बाल गंगाधर तिलक द्वारा इसमें के अंदर भी बिजौलिया किसान आंदोलन के बारे में लेख लिखा गया। उसके बाद पूरे भारत में अगर किसी ने फैलाया है बिजौलिया किसान आंदोलन को तो वो पत्र है आपके, वो पत्र है आपके प्रताप। गणेश शंकर विद्यार्थी का यह पत्र किसका था? गणेश शंकर विद्यार्थी ये पत्र था, जबकि पूरे भारत के अंदर, संपूर्ण भारत के अंदर इसको फैला दिया था। पूरे संपूर्ण भारत के अंदर इस आंदोलन को फैलाया। अब मैं आपको इसके आंदोलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बता रहा हूं। बिजौलिया किसान आंदोलन, बिजौलिया आपके मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। एक तो ये ध्यान रखना आपका, प्रथम श्रेणी, ठीक है। उसके अलावा ये आपके 1897 से स्टार्ट होता है और ये 1941 तक चलता है। 44 वर्षों तक चलने वाला सबसे लंबा आंदोलन है। 3 चरणों में यह आंदोलन 3 चरणों के अंदर चला था। यह भी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है ना, 3 चरणों के अंदर। और प्रथम चरण के अंदर इसका नेतृत्व किया था साधु सीताराम दास, ठीक है ना, साधु सीताराम दास। दूसरे चरण के अंदर विजय सिंह पथिक और तीसरे के अंदर थे हरिभाऊ उपाध्याय, ठीक है, ये अजमेर वाले, ठीक है। तो 3 चरणों के अंदर चला था। और इसके अंदर एक तो आपने नाम सुना होगा, ये बिजौलिया किसान आंदोलन 44 साल चला और ये एकमात्र ऐसा आंदोलन है जो कि हिंसा का शिकार भी नहीं हुआ था। इस आंदोलन की शुरुआत आप सबको पता होगा गिरधारीपुरा गांव से गोविंद राम जी के वहां पर उनकी मृत्यु भोज का कार्यक्रम रखा गया था और वहीं से इस आंदोलन की शुरुआत होती है, ठीक है ना। और फिर इसके अंदर नानजी और ठाकरी पटेल 2 व्यक्ति थे जिनको फतेह सिंह के पास में लेके गए थे साधु सीताराम दास उनकी समस्याओं को बताने के लिए, लेकिन बात बनी नहीं। फिर आंदोलन ये और उग्र होता गया, सेकंड चरण में आ गया था। फिर ये लगातार चलता रहा। 1927 के अंदर विजय सिंह पथिक अलग हो गए थे। फिर हरिभाऊ उपाध्याय ने इसका कंट्रोल करना संभाल दिया था। ये भी बात आपको इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। उसके अलावा ये चीजें तो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और बिजौलिया, उसके अलावा विजय सिंह पथिक ने ऊपरमाल पंचबोर्ड की भी स्थापना की थी 1917 के अंदर। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। ये काफी अच्छा प्रश्न है और ये यहां से प्रश्न आने की संभावना भी ज्यादा रहती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ, 1945 का ऐसे सुधालकर प्रतिवेदन निम्न में से किस देशी रियासत से संबंधित है? तो यह प्रश्न वहां की प्रशासनिक व्यवस्था को सुधारने और वहां की विकास के लिए यह प्रतिवेदन निकाला गया था। और यह आपको सीधा सा ऑप्शन बता देता हूं, यह जोधपुर रियासत का था।
जोधपुर रियासत के द्वारा ही, और जोधपुर रियासत के द्वारा ही ये प्रतिवेदन निकाला गया था, जो कि 1945 का है। तो आपको सीधा यही याद रखना है कि ये जोधपुर का था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और अगला प्रश्न बहुत ही जबरदस्त है भैया, और ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। अब देखिए, वाल्टर करत राजपूत हितकारिणी सभी हितकारिणी जो सभी के संबंध में, इसी के संबंध में, ठीक है ना, इसके संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। मतलब एक कथन आपके गलत है, 4 में से 5 कथन दे रखे ना, उनमें से एक कथन गलत है और वो आपको कथन बताना है। तो देखिए, इसकी स्थापना सन 1888 के अंदर कर्नल सी के एम वाल्टर द्वारा की गई, ठीक है, के प्रयासों से हुई थी। दूसरा ऑप्शन देखिए, और ये बात तो एकदम सही है भाई, 1888 के अंदर ही स्थापना होती है, सी के एम वाल्टर के प्रयासों से होती है, यह बात एकदम सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, इसका उद्देश्य राजस्थान के राजपूतों और दलितों के लिए सुधारात्मक कार्य करना था, यही गलत है, क्योंकि ये राजपूतों के अंदर ये दलितों वाला शब्द यहां पर लग रखा है, वो इसमें शामिल नहीं था, सिर्फ इसमें राजपूतों के ही शामिल था, और उनके ही मतलब शादी विवाह में जो फिजूल खर्ची वगैरह है उनको रोकने के लिए, या फिर उनमें समाज के अंदर शिक्षा को बढ़ाने के लिए, ऐसा कुछ उसमें सुधारात्मक प्रयास के लिए इस संस्था की स्थापना की गई थी। सिर्फ इसमें राजपूत समाज या फिर राजपूतों के लिए ही थी, दलितों के लिए इसमें नहीं थी व्यवस्था। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना, यही ऑप्शन गलत है, क्योंकि एक तो ये गलत लिख दिया इन्होंने, और बाकी ये इसी सुधारात्मक प्रयास के लिए ये इसकी स्थापना की गई थी। तो 2 नंबर ऑप्शन एकदम सही है। अब देखिए, इसकी प्रथम बैठक का आयोजन अजमेर में हुआ था, एकदम सही है, प्रथम बैठक का आयोजन भी अजमेर में हुआ था, और सभा ने अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सामाजिक नियम भी बनाए, ये भी सही है, सामाजिक नियम भी बनाए, और अजमेर के अंदर इसका प्रथम बैठक आयोजित हुई। तो ये प्रश्न आप ध्यान रखना, 1888 कर्नल सी के एम वाल्टर द्वारा इस प्रयासों से इसकी स्थापना की गई। यह सिर्फ राजपूतों के अंदर सुधारात्मक कार्य, शिक्षा या फिर फिजूल खर्ची को रोकने के लिए ये व्यवस्था, ये इसकी स्थापना की गई थी हितकारिणी सभा की, जबकि इसके प्रथम बैठक का आयोजन आपके अजमेर के अंदर, और इसमें सामाजिक नियम भी बनाए गए थे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए, राजौरगढ़ में मंथान देव द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से किस देवी देवता को समर्पित था। तो ध्यान रखना, ये मंदिर, ये राजौरगढ़ कहां पर है, ये राजौरगढ़ अलवर के अंदर भी, ठीक है। मंथान देव ये गुज्जर प्रतिहार का शासक था भाई, गुज्जर प्रतिहार शासक था, ठीक है, यह आपको ध्यान होना चाहिए। और यह मंदिर किस देवी देवता को समर्पित था, तो यह शिव को था, या फिर विष्णु को था, या फिर सूर्य भगवान को था, या महिषासुर मर्दिनी को था। तो इस ऑप्शन में के हिसाब से देखा जाए तो ए ऑप्शन सही है एकदम, शिव को यह समर्पित था। आपको बता दें, यह शिव को समर्पित मंदिर था, और सूर्य से संबंधित आपको पता होगा ओसिया के अंदर मंदिर बने हुए हैं, वो भी भगवान सूर्य को समर्पित है। उसके अलावा आपने चित्तौड़ दुर्ग के अंदर भी देखा होगा, उसमें भी मंदिर है जो कि सूर्य भगवान को समर्पित है, ठीक है ना। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, लोकवाद्य यंत्र से प्रश्न एक जरूर आता है, और यही उन्हीं में से प्रश्न है कि चौतारा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिएगा, कौन सा कथन सही विकल्प को चुनिएगा। अब इनमें से सही विकल्प कौन सा है वो आपको बताना है। देखिए, ये 4 तारों, सबसे पहले तो ये बोल रहा है कि 4 तारों वाला वाद्य यंत्र है। दूसरा बोल रहा है ये सामान्यतः रामदेव जी के भजन गाने में प्रयुक्त होता है। तो ये आप देख लीजिएगा, तो ये दोनों ही ऑप्शन सही है, ये दोनों ही ऑप्शन सही है, और दोनों ऑप्शन सही वाला ऑप्शन 3rd नंबर है। तो आपको बता दें, ये 3rd नंबर ऑप्शन वाला एकदम सही है, और इसका दूसरा नाम वीणा भी बोलते हैं, ठीक है। यह एक तथ्यवादी यंत्र है, वाद्य यंत्र है, ठीक है ना, वीणा भी बोला जाता है।
4 तार लगे होते हैं इसमें, रामदेव जी के भजन में यह प्रयोग होता है। इस चीज को वैसे विशेष ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। तथ्यवादी अंतर की श्रेणी में आता है चौतारा। चौतारा का दूसरा नाम वीणा भी कहते हैं इसको। 4 तार लगे होते हैं इसमें और रामदेव जी के भजन गायन में इसका प्रयोग होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? यहां पूछ रहा है नहीं है, मतलब 4 में से एक गलत है। पहला ही ऑप्शन देख लीजिएगा, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई, एकदम सही है, कोई गलत नहीं है। पृथ्वीराज रासो है वो चंद्रबरदाई द्वारा लिखित ग्रंथ है, ठीक है ना। बिसलदेव रासो जिसको नरपति नाला ने लिखा था, यह भी एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं। और शत्रुसाल रासो जो कि डूंगर सिंह द्वारा लिखा गया, यह भी एकदम सही है। अब देखिए खुमान रासो जो कि करणी दान द्वारा लिखा गया, यही गलत है, क्योंकि खुमान रासो है वो आपके दलपत विजय द्वारा लिखा गया था, ठीक है ना। दलपत विजय द्वारा लिखा गया था और यही ऑप्शन आपका इस प्रश्न के हिसाब से सही है। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई, बिसलदेव रासो नरपति नाला और खुमान रासो दलपत विजय और शत्रु साल रासो जो कि डूंगर सिंह द्वारा लिखित ग्रंथ है। अगला प्रश्न देखिए, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करते हुए राजस्थान की प्रसिद्ध चित्रकला शैलियां एवं उनके चित्रकारों के संबंध में सही विकल्प चुनें। यह प्रश्न भी अक्सर आता है, एक तो किसान आंदोलन से और एक ये चित्रकला वाला प्रश्न हर बार जरूर पूछता है। अब देखिए सबसे पहले किशनगढ़ शैली है। अब किशनगढ़ शैली से कौन सा हो सकता है? सबसे सरल तो यही बोला होगा ना, किशनगढ़। तो आप किशनगढ़ के सामने निहाल चंद हो सकता है, ठीक है ना। तो दूसरा ऑप्शन सब में है, पहले सब में, दूसरा ऑप्शन सब में है, ठीक है ना। सबको दिखाई दे रहा है ना। देखिए इसमें भी दूसरा, इसमें भी दूसरा, इसमें भी दूसरा, इसमें भी दूसरा। अब बीकानेर में कौन हो सकता है? बीकानेर में अली रजा होगा है ना। तो अली रजा वाला 3 ऑप्शन इसमें भी है, इसमें भी है, और तो इसका मतलब ये 2 ऑप्शन तो वैसे भी कट गए। मेवाड़ रियासत के अंदर कौन हो सकता है? ये तो आपको सबको पता होगा ना, मेवाड़ रियासत के अंदर साहिबुद्दीन था, ठीक है ना। तो ये एक हो गया और ये 2 तो पहले ही कट गए, इसका मतलब ये कट गया। इसका मतलब दूसरा ऑप्शन आप एकदम सही है। और मारवाड़ का आपके हो गया कौन? शिवदास गार्डन है ना, सॉरी गार्डन नहीं है, शिवदास, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखना, किशनगढ़ का निहालचंद, बीकानेर का अली रजा, मेवाड़ का साहिबुद्दीन और मारवाड़ का शिवदास। ऑप्शन नंबर 2 जो कि इस प्रश्न का सही आंसर है। ये मिलान वाले प्रश्न अक्सर आते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। प्रश्न है राजस्थान की वेशभूषा में प्रयुक्त कसुमल शब्द निम्न में से कौन सा रंग का होता है? लाल का होता है या फिर पीला होता है या फिर आपके गुलाबी होता है या फिर केसरिया होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है लाल रंग। ये सिर्फ आपके राजस्थान की वेशभूषा वाले प्रश्न भी आते हैं, उसमें सिर्फ इतना ही बताना है कि आपके कसुमल का रंग कैसा होता है। तो ये एक कपड़े जैसा होता है भाई, और उसमें से ये रंग इसका लाल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। कसुमल एक कपड़ा का वस्त्र है जिसका रंग लाल होता है। अब देख लीजिएगा ये वाला प्रश्न, संत लालदास जी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा एवं निम्नलिखित में से सही विकल्प को चुनिए। देखिए संत लालदास जी आजीवन अविवाहित रहे। संत लालदास जी की मृत्यु के पश्चात उनके समाधि स्थान पर मंदिर का निर्माण करवाया गया। तो इसमें से कौन सा सही है? तो भाई ये आजीवन अविवाहित रहे, ये तो गलत है भाई, ठीक है। लेकिन हाँ ये बात सही है कि उनकी मृत्यु के पश्चात उनके समाधि स्थान पर मंदिर का निर्माण करवाया था, ये ऑप्शन सही है। इस हिसाब से ऑप्शन देखा जाए तो ये सेकंड वाला ऑप्शन एकदम सही है। अब मैं आपको संत लालदास जी के बारे में बता देता हूं। इनका जन्म है वो धौलीदूब गांव अलवर में के अंदर होता है। सॉरी,
धौलीधूप गांव अलवर, यहां पर इनका जन्म होता है। ठीक है, अब इनकी मृत्यु या फिर समाधि बोल सकते हो, जो इनकी समाधि बन रखी है, जहां पर मृत्यु हुई थी, समाधि हुई थी, और ये है आपके शेरपुर, शेरपुर, और ये भी है अलवर के अंदर। ठीक है, उसके अलावा इनकी मुख्य पीठ है वो, मुख्य पीठ है वो नगला जाज, नगला जहाज, जो कि भरतपुर के अंदर है। ठीक है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। जन्म इनका धौलाधूप अलवर के अंदर, समाधि शेरपुर अलवर के अंदर, मुख्य पीठ नगला जाज भरतपुर के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। ये सब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अक्सर कंफ्यूजन होता है। और ये पूरे राजस्थान के अंदर, और जो इनके वो ग्रंथ वगैरह था, वो डिंगल और पिंगल दोनों में व्यवस्था थी, दोनों में इनका वर्णन कर रखा था। ये भी आपको ध्यान रखना है संत लालदास जी के बारे में। हाँ, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। अक्सर जो राजस्थान का एकीकरण है उसके बारे में प्रश्न जरूर आता है, और ये एकीकरण से प्रश्न आ गया है। उस समय राजस्थान के अंदर लगभग, जिस समय राजस्थान का एकीकरण हुआ था, उस समय राजस्थान के अंदर 19 रियासतें, 3 ठिकाने थे ना, उसमें से ये एक है वो जो मत्स्य संघ बना था, मत्स्य संघ, जो कि 18 अप्रैल 1948 को बनता है। ठीक है ना, ये ध्यान होना चाहिए। प्रधानमंत्री शोभाराम, प्रधानमंत्री ये बनते हैं इनके शोभाराम। ठीक है, संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा एवं निम्नलिखित में से सही विकल्प को चुनिएगा। उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान वकालत छोड़ी, वे हीरालाल शास्त्री के मंत्रिमंडल में सदस्य रहे। यह प्रधानमंत्री शोभाराम के बारे में पूछ रहा है कि उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान वकालत छोड़ी। यह कथन तो आपके गलत है भाई, उन्होंने वकालत नहीं छोड़ी थी, वे हीरालाल शास्त्री के मंत्रिमंडल में सदस्य रहे। यह बात एकदम सही है, और आपके इस क्वेश्चन के हिसाब से उत्तर भी सिर्फ ये बी वाला ऑप्शन ही सही है। ठीक है, अब यह मत्स्य संघ जिसके अंदर राजस्थान के 4 अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, ये 4 जिले आते हैं इसके अंदर। जो मत्स्य संघ नाम है वो के.एम. मुंशी ने दिया था, के.एम. मुंशी साहब ने दिया था। इसका उद्घाटन करता एन.वी. गॉडगिल थे, गॉडगिल ने उद्घाटन किया था। यह भी आप ध्यान रखना। प्रधानमंत्री आपको सबको पता चल गया, जबकि इसकी राजधानी अलवर को बनाया था। ठीक है, और राज प्रमुख उदयपुर के उदयभान सिंह को बनाया गया, धौलपुर के उदयभान सिंह है ना, उदयभान सिंह को राज प्रमुख है ना। ये आप महत्वपूर्ण बातें हैं, आप ध्यान रखना। मत्स्य संघ जो कि 18 अप्रैल 1948 को बनता है, जिसकी राजधानी अलवर को बनाई जाती है। प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत को बनाया जाता है, राजधानी अलवर हो गई। मत्स्य संघ के अंदर 4 रियासतें थी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ABCD से भी आप याद रख सकते हो। नाम है वो मत्स्य संघ, नाम किसने दिया था? के.एम. मुंशी साहब ने दिया था। उसके अलावा इसका उद्घाटन N.V. गॉडगिल साहब ने किया था। उदयभान सिंह को इसका राज प्रमुख भी बनाया था। तो ये सब बातें हैं वो आपको याद रखनी होगी। और अक्सर वो एकीकरण, बिचौलिया आंदोलन, किसान आंदोलन, इनसे प्रश्न वो पूछता जरूर है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। ये थे अपने प्रश्न जो लगभग कंप्लीट हो गए हैं। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये क्लास कैसी लगी, और आगे भी अपनी ये सीरीज जारी रहेगी। अगले जब भी नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें आप जरूर देखिएगा, और मिलते हैं एक अगली बढ़िया क्लास जो कि राजस्थान जीके से संबंधित या फिर राजस्थान के आए हुए विगत परीक्षाओं के जो भी क्वेश्चन है उनको लेके मैं फिर एक बार अगली क्लास में आऊंगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।